बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 19 करेंगे। होप सो आपके मिड टर्म्स बहुत अच्छे रहे होंगे। एटीएम सर्किट्स यानी कि वर्चुअल सर्किट्स। तो हमने लेक्चर नंबर 18 के अंदर पढ़ा था कि वर्चुअल सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स को फिजिकल नेटवर्क के अंदर कनेक्ट नहीं करते या फिर फिजिकल सर्किट्स के थ्रू कनेक्ट नहीं करते, बल्कि लॉजिकली एक सॉफ्टवेयर की मदद से कनेक्ट करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा का ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बिल्कुल आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरह, जहाँ पर आपको रोज़ फिजिकली जाकर लेक्चर्स नहीं लेने पड़ते और ना ही कोई चीज़ फिजिकली होती है। आपका जो पेपर होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंडक्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेबल्स एंड लेबलिंग स्विच। तो लेबल क्या होता है, हमने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया था। एक जैसे हमारी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो टैग लगा होता है ना, जो उसका नाम होता है या जो उसकी पहचान होती है, वो उसका लेबल होता है। एटीएम नेटवर्क को हम किस तरह से बिल्ड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो एटीएम नेटवर्क को हम इंटरकनेक्टेड एटीएम स्विचेस के साथ डेवलप करते हैं। जब हम एक से ज़्यादा एटीएम स्विचेस को आपस के अंदर इंटरकनेक्ट करते हैं या आपस में जोड़ते हैं तो एक एटीएम नेटवर्क बन जाता है। अब यहाँ पर आपसे दो तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। पहला जो तरीका है वो तो ये होगा कि एन एटीएम नेटवर्क इज बिल्ड फ्रॉम डैश। तो आप क्या लगाएंगे? इंटरकनेक्टेड एटीएम स्विचेस। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है डैश इज बिल्ड फ्रॉम इंटरकनेक्टेड एटीएम स्विचेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एटीएम नेटवर्क। अब हमारी जो स्विचेस के साथ पोर्ट्स लगे होते हैं या फिर जो अटैच्ड पॉइंट्स होते हैं वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं? तो उनको या तो हम कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर सकते हैं या फिर एटीएम स्विचेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी नेटवर्क होता है वो हमारे कंप्यूटर के साथ ही तो कनेक्ट होता है। अब जब भी हमारा एटीएम स्विच का कोई सेल आता है तो वो दो काम करता है। पहला काम तो ये कि वो VPI VCI जो हमारे पास एक लेबल ही होता है, हमारा मैंने ऊपर पढ़ाया ना कि लेबल्स, तो आप इसे समझें कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क, उसका नाम क्या है? VPI VCI एक लेबल को मॉडिफाई करता है। और किसके थ्रू मॉडिफाई करता है? फॉरवर्डिंग टेबल के थ्रू। इसके बाद क्या करता है जब वो मॉडिफाई कर लेता है? तो दूसरा काम ये है कि हमें ये बताता है कि अगले सफ़र के लिए नया VPI या VCI क्या होगा। देखें, एक जगह से दूसरी जगह जब भी कोई चीज़ जाती है इन द टर्म ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, तो उसका जो एड्रेस होता है, उसका जो लेबल होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि फॉरवर्डिंग टेबल के थ्रू पहले तो उसे मॉडिफाई कर देगा और दूसरा काम ये करेगा कि हमें बताएगा हमारे VPI VCI का नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर या नेक्स्ट रास्ते के ऊपर क्या नाम होगा या क्या लेबल होगा। तो ये आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एटीएम स्विच करता क्या है। अब हमारा जो फॉरवर्डिंग टेबल होता है बिल्कुल एक इंडेक्स की तरह काम कर रहा होता है। कैसे? जैसे ही पुराना VPI VCI वाला सेल आता है तो इस टेबल के बदले में वो एक नया VPI VCI फ्राहम कर देता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे वो आपकी कुछ चीज़ों पर गारंटी होती है ना, वारंटी होती है कि इतने अरसे के अंदर ये ख़राब हो जाती हैं तो आप इसकी जगह इनको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब वो उसके पास पुरानी कोई चीज़ आती है तो वो उसको बदल कर न्यू कर देता है, यानी कि न्यू के लिए बना देता है। जैसे अब हमारे पास छोटी सी एग्जाम्पल है, जैसे आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट रास्ते होते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें होती हैं। बिल्कुल इसी तरह के हमारे डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स या स्विचेस होते हैं। तो हर मोड़ के ऊपर यानी कि हर गली के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा होता है। अब साइन बोर्ड को आप फॉरवर्डिंग टेबल समझ लें, जो आपको बता रहा होता है कि अगली दुकान तक जाने के लिए आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा ना कि आप जब भी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप रावलपिंडी से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो लिखा होता है कि इस्लामाबाद इतनी दूर है, इसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर इतनी दूर है, श्रीनगर इतनी दूर है। तो बिल्कुल ये वाली चीज़ कर रहा होता है हमारा फॉरवर्डिंग टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास लेबल रीराइटिंग। अब हमने ऊपर पढ़ा है ना कि हमारा जो फॉरवर्डिंग टेबल होता है वो पुराने VPI VCI को हटाकर एक न्यू लगा देता है। अब ये जो पूरा प्रोसीजर था इसको अगर हम एक नाम दें तो इसे हम क्या कहते हैं?
री राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है इसको हम क्या कहते हैं, लेबल री राइटिंग। अब इसी क्वालिटी की वजह से हम लेबल्स को या तो लेबल री राइटिंग कह देते हैं या फिर लेबल स्विचिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये दोनों नाम इसके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। किस क्वालिटी की वजह से, अगेन एंड अगेन की वो जो उसको चेंज कर रहा होता है ना, रिप्लेस कर रहा होता है पुराने को न्यू से। तो इस क्वालिटी के दो नाम हैं, लेबल री राइटिंग भी है और दूसरा हमारे पास है लेबल स्विचिंग। अगर दो कंप्यूटर्स किसी भी एटीएम नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्टेड हो तो कनेक्शन के दोनों एंड्स पर वीपीआई वीसीआई की वैल्यू एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखें फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है, देखें ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टार्ट एंड है, यानी कि स्टार्ट और हेडर है ये, और ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट। देखें हमारा स्विच तो एक ही है लेकिन ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। अगर हम इसका एड्रेस देखें, हमने यही पढ़ा ना कि एड्रेस चेंज होगा, तो देखें इसका हमारे पास क्या है, VPI VCI2 और सेम उसी नाम का जो हमारे पास एड्रेस है, सॉरी हमारा VPI VCI है, उसका नंबर क्या है, 7। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि अगर कहीं पर हमारा दो कंप्यूटर्स एटीएम नेटवर्क के जरिए जुड़े हों तो कनेक्शन के दोनों एंड्स पर जो हमारे VPI VCI होते हैं उनकी वैल्यूज़ हमेशा डिफरेंट होती हैं। ये देखिए अगेन आपको ये वाली चीज़ें समझाई गई हैं, आपने इसको स्किप कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी मिसाल भी दी गई है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं। इसको आप स्टूडेंट स्किप कर सकते हैं, ऊपर जो हमने एक छोटी सी मिसाल कर ली है वो इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स। तो परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स कौन से होते हैं, एटीएम अपने कस्टमर्स को अपने वर्चुअल सर्किट्स भी फ्राहम करता है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल लीज्ड डिजिटल सर्किट्स की तरह ही लगते हैं। ठीक है, अब एटीएम का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो अपने जो उसके कस्टमर्स होते हैं उनको सिर्फ कंसेप्ट ही दे, क्योंकि कंसेप्ट से तो कुछ होता ही नहीं है। वो क्या करता है, वो वर्चुअल सर्किट्स भी देता है। अब देखिए आपकी अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, एक आपकी वाईफाई आ रही होती है, ऐसा ही है ना, जो एक वायर के थ्रू आ रही होती है आपके घर पे, तो वो तो आपकी होगी केबल के थ्रू नेटवर्क, एटीएम ने आपको प्रोवाइड किया। और एक आपके फ़ोन की सिम पर भी तो पैकेज लग जाता है। अब देखें क्या वो किसी तार के थ्रू आपके सिम के अंदर लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपकी जो वाईफाई है वो आपके घर में एक वायर के थ्रू आ रही है, तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। एटीएम हमें दोनों ही प्रोवाइड कर रहा होता है, जो बिल्कुल काम कर रहा होता है हमारी ट्रेडिशनल लीज्ड डिजिटल सर्किट्स की तरह। अब इनको परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स भी कहते हैं। ये जो हमें जो वर्चुअल सर्किट्स प्रोवाइड कर रहा होता है ना, इनका दूसरा नाम हमारे पास VPVC भी होता है। ये सर्किट्स तब तक कायम रहते हैं जब तक कस्टमर इनके इस्तेमाल के लिए फ़ी अदा करता रहता है। तो याद रखें, अब इसी पर हम अगर एग्जांपल ले लें, आपकी जो वाईफाई है वो दोनों तरह से ही काम कर रही है ना, वो वायर से आ रही है लेकिन आपके फ़ोन के साथ तो वो किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है ना, आपके घर के अंदर अंदर आप उसको वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो कब तक आपकी वाईफाई चलती रहती है, आपको क्या लगता है, जब आप पे नहीं करते तो आपका नेट आता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए हमें हमारा कस्टमर जब तक पे करेगा, एक पीरियोडिक फ़ी पे करेगा, तब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल्स होती हैं जस्ट आपकी बहुत नज़दीक की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ रिलेट किया जाता है। नेटवर्किंग की दुनिया में ये कंसेप्ट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये सिर्फ आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये एग्जांपल्स दी जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट हमारे पास इसी कंसेप्ट के ऊपर लाई कर रही हूँ। ये सर्किट्स हमने ये भी पढ़ लिया। और अगर कभी मशीनरी फेल हो जाए या जो हमारी अनफॉर्चुनेटली जैसे लोड शेडिंग है, बिजली चली जाए, तो इसके फौरी बाद फॉरवर्डिंग टेबल खुद ब खुद रीस्टोर हो जाते हैं। कितनी मज़े की बात है ना कि अगर हमारा कनेक्शन अचानक से बंद हो जाता है स्टैटिकली, तो वो क्या करते हैं, खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, रीस्टार्ट हो जाते हैं जब भी हमारा कनेक्शन रीबिल्ड होता है। और इन परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स के लिए फॉरवर्डिंग टेबल में जो एंट्रीज की जाती हैं वो स्टैटिकल कन्फिगर्ड यानी कि मुस्तकिल तौर पर फिक्स्ड होती हैं। जो भी एंट्रीज हमारी होंगी वो क्या होंगी, स्टैटिकली कन्फिगर्ड होंगी।
एंड हमारे पास जो टर्म है टेल्को, उसने हमें कुछ प्रोविजनिंग दी है। अब प्रोविजनिंग के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। प्रोविजनिंग का जो पहला हमारे पास स्टेप होता है कि हम एक कंप्लीट रास्ता तलाश करें और ये हम देखें कि हम उस स्विच को आइडेंटिफाई करें जो इसके अंदर यूज़ होने जा रहा है। दूसरी जो चीज़ है कि रास्ते के हर स्टेप के लिए एक मुनासिब वीपीआई वीसीआई का इंतखाब करें और फिर हर 2 एडजेसेंट स्विच के ज़रिए उनको कन्फिगर करें। ये कन्फिगरेशन आसान होती है, लेकिन हम जानते हैं कि हर स्विच खुद ही वीसीआई वीपीआई को रीराइट कर लेता है। तो सेम वही चीज़ है। अब ऊपर हमने जो कंसेप्ट पढ़ लिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखा दी गई है कि किस तरह से और कहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रोविजनिंग के लिए, और किस तरह से कि हम इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं और हमें हर बार अपने स्विच का जो एड्रेस होता है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज़ अ स्विच्ड वर्चुअल सर्किट्स। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं उनके जो कनेक्शंस होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। तो मैक्सिमम जो हमें नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं वो डायनेमिक कनेक्शंस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो निस्बतन थोड़ी देर के लिए बनते हैं। और इस सूरत हाल को संभालने के लिए एटीएम डायनेमिक तरीके से एक स्विच्ड वर्चुअल सर्किट्स बनाता है। स्टैटिकली जो हमारे पास बना रहा था उसको हम परमानेंट सर्किट्स कहते थे, ठीक है, देखिए हमने पढ़ा ना स्टैटिकली। और जो डायनेमिकली बना रहा है उसको हम स्विच्ड वर्चुअल सर्किट कहते हैं। आपके 2 एमसीक्यू यहाँ पर कवर हो गए हैं। अब ये बनाता किस तरह है, ये सर्किट सिर्फ तब तक कायम रहता है जब तक इसकी ज़रूरत होती है और काम ख़त्म होने के बाद इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। और टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर हम देखें कम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से ये आता है, जहाँ पर स्विचिंग का सिस्टम आम तौर पर हर किस्म के स्विच से लिया जाता है। तो जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज होती है ना, उनके रिलेटेड तो तमाम स्विचेस की जो टर्मिनोलॉजी है वो सेम होती है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि थोड़ी देर के लिए। अब इसकी अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ आपके करीब करीब, जैसे आप किसी से हॉटस्पॉट लेते हैं ना, तो वो कुछ देर के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता आपका। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ी देर तक आपने उसे कनेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, आपकी जो हॉटस्पॉट है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। लेकिन वाईफाई के साथ ऐसा नहीं होता, कोई मोबाइल कनेक्ट हो या ना हो और लाइट रहे तो हमारी जो वाईफाई होती है वो चलती रहती है। अगर लाइट चली भी जाए और फिर जब वापस आए तो वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, खुद को रीस्टोर कर लेती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इस्टेब्लिशिंग एंड SVC। तो बिल्कुल आप इसको रिलेट करें जिस तरह आपने किसी एक पार्सल को दूसरी कस्टमर तक डिलीवर करना हो। तो क्या होता है कि एक स्विच हमारे पास जो सर्किट होता है वो कैसे बनता है, कंप्यूटर सबसे पहले इस स्विच को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है जिसके साथ वो डायरेक्टली जुड़ा होता है। बिल्कुल इस तरह आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। किसके साथ करते हैं, आप अपने फ़ोन के ज़रिए या फिर उस वेबसाइट पर आप जाकर अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं। अब स्विच के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर डेस्टिनेशन तक जाने का नेटवर्क पाथ खुद ढूंढता है। अब आपकी जो भी वेबसाइट है जिसे आप ख़रीद रहे हैं, अपना कोई चीज़ डिलीवर करवाना चाह रहे हैं, अब उसका काम है कि उसने आप तक पहुंचाने के लिए किस रास्ते को इख्तियार करना है। तो याद रखना है आपने, कंप्यूटर सबसे पहले कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद वो ये तय करता है कि किस सॉफ्टवेयर के थ्रू मंजिल तक जाने का रास्ता ढूंढना है और इस रिक्वेस्ट को आगे रास्ते तक भेजना है। सेम वही चीज़ अगर आपने अपनी कोई चीज़ ऑर्डर करने के बाद देखा हो ना कि आपका पार्सल कहाँ है, या आपने अपने ऑर्डर को ट्रैक किया तो वो लिखा होता है ना कि अब आपका कराची पहुंच चुका है, अब आपका पेशावर पहुंच चुका है। तो दैट्स लाइक बिल्कुल यही काम कर रहा होता है ये। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रास्ते में आने वाले जो स्विचेस होते हैं उनके पेयर्स को हम क्या करते हैं, हम उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं ताकि वो अपने टेबल्स के लिए अपना वीपीआई वीसीआई खुद चुन सकें। यानी कि हर जगह पर जाकर हमारा जो पार्सल के ऊपर जो लेबल लगा होता है वो चेंज होना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो हमारा पार्सल का ऊपर लगकर आया है, जो भी लेबल लगकर आया है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, वो हमेशा चेंज होता रहता है इन टर्म ऑफ डेटा कम्युनिकेशन।
और जब डेस्टिनेशन से कनेक्शन मुकम्मल तौर पर कायम हो जाता है, यानी कि कम्प्लीटली वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो वापस इस कंप्यूटर को मैसेज भेजता है कि जिसने वो रिक्वेस्ट की होती है कि आपका VSCV इस्तेमाल के लिए तैयार है। बिल्कुल इस तरह जब आपका पार्सल आपके घर तक आ जाता है, आपका जो तमाम रूट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपको कॉल आती है या फिर आपकी जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर स्टेटस क्या आ जाता है कि आपको पार्सल डिलीवर हो चुका है, तो आप उसको रिसीव कर लें। ठीक है, यहाँ तक आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है, लेकिन अगर रास्ते के अंदर कोई स्विच या खुद डेस्टिनेशन कंप्यूटर इस सर्किट को बनाने पर राज़ी ना हो या एग्री ना करे, तो एक एरर मैसेज वापस भेज दिया जाता है कि SVC कायम नहीं हो पाया। तो कभी कभार ये होता है ना कि आपने कोई ऑर्डर किया है और बाद में आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, तो आपको ये मैसेज आता है ना कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। या फिर कंपनी की तरफ से अगर कोई इशू आ जाता है तो उस पर आपको क्या मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता। तो बिल्कुल इस तरह अगर डेस्टिनेशन कोई मसला कर दे, आप अपना पार्सल रिटर्न कर दें या फिर आपका डिवेल्प ही ना हो, आप तक पहुंचे ही ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, SVC इस्टेब्लिशमेंट। तो होप सो इस पार्सल वाले जो मसाइल्स होते हैं उनसे अगर आप लोगों ने निपटा हुआ है तो इस चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग को अगर हम देखें कम्युनिकेशन के टर्म्स के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नेटवर्क अपने कंट्रोल के बारे में आपस में जो बातचीत कर रहे होते हैं। अब कंट्रोल के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये एक दूसरे को रिव्यूज़ करते हैं कि आम डेटा किस तरह से भेजना है, या फिर जो उनकी आपस में कम्युनिकेशन है उनको उन्होंने किस तरह से उनको हेल्ड करना है। एक कंप्यूटर दूसरे किसी स्विच के साथ कनेक्शन बनाने या नेटवर्क के कंट्रोल मैसेज भेजने के लिए सिग्नलिंग का इस्तेमाल करता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि क्यों यूज़ करता है हमारा नेटवर्क सिग्नलिंग को। तो किस लिए यूज़ करता है? ताकि वो किसी दूसरे स्विच के साथ कनेक्शन बना सके, प्लस नेटवर्क के अंदर कंट्रोल का मैसेज भेजने के अंदर के ज़रिए, और जिसके अंदर हमारे पहले से कुछ रिजर्व किए गए VCI VPI होते हैं। ये वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट और कंट्रोल मैसेजेस होते हैं और ये सेल्स के अंदर ही भेजे जाते हैं। अब चूंकि इनके सिग्नल्स वाले जो सेल्स होते हैं वो पहले से रिजर्व्स होते हैं, इसके लिए जो हमारा नॉर्मल डेटा होता है उसके सेल्स और कंट्रोल वाले जो तमाम सेल्स होते हैं उनके दरमियान कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती। अब इसकी अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल देखें, बिल्कुल सड़क पर जैसे आम गाड़ियाँ चल रही होती हैं जो कि हमारा नॉर्मल रास्ता होता है, लेकिन जैसे ही हमारी एम्बुलेंस का सायरन बजता है या ट्रैफिक पुलिस वाले की सीटी बजती है, तो ये जो अचानक से हमारा एक मैसेज आ गया है या फिर हमारा एक रिजर्व्ड किस्म का VCI VPI है, आपकी जो एम्बुलेंस की आवाज़ होती है या फिर आपके जो ट्रैफिक पुलिस वाले की आवाज़ है उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व्ड VPI VCI। तो क्या होता है, ये आपका एक सिग्नल आपको दे देता है। अब एम्बुलेंस की सायरन से सबको पता चल जाता है कि कोई बहुत VIP या कंट्रोल वाला काम है, तो उसे रास्ता देना ज़रूरी है। तो इससे हमारा जो ट्रैफिक जैम होता है या कन्फ्यूजन होती है वो पैदा नहीं होती। तो आपने इस चीज़ को हमेशा जो सिग्नलिंग वाला है, वैसे सिग्नल का मतलब तो हमारे पास यही होता है ना कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें वो पाथ, लेकिन हमारी जो डेटा कम्युनिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली सिग्नलिंग का क्या मतलब है कि एक स्पेशल किस्म का सायरन आ जाना, एक स्पेशल किस्म का रिजर्व्ड सिग्नल आ जाना, जिसकी वजह से हम अपनी जो मौजूदा एक्टिविटीज़ होती हैं उनको स्टॉप करते हैं और उस कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं, और इसके थ्रू हमारी जो रास्ता होता है या हमारा जो कंट्रोल सेल होते हैं उनके दरमियान कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, तो हमारे जो मुश्किल टर्म्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमने पढ़ना है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब क्या होता है, आजकल नेटवर्क्स को ज़्यादातर इसीलिए डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि यूज़र्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का इंतखाब कर सकें। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कौन सी सर्विस का इंतखाब करना है। अगर आप किसी आम सी वॉइस फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शायद 64 kbps का जो थ्रूपुट है वो चाहिए हो, लेकिन अगर आप चाहें कि आपकी आवाज़ को पहुंचने के लिए बहुत ही कम वक्त लगे, यानी कि मिनिमम सेकंड्स लगे, कम डिले हो, तो आप उससे ज़्यादा वाला अच्छा नेटवर्क यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर एक यूज़र
कोई बहुत बड़ी वाली जो वीडियो होता है ना, वीडियो होती है, उसको सेंड कर रहा है, तो जाहिर है उसके लिए हमें थ्रूपुट भी ज़्यादा लगेगी और तकरीबन हमें 2 Mbps की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी स्टूडेंट, बार बार लेक्चर को पॉज करना पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर हम स्टूडेंट्स को अपना पर्सनल नंबर दे देते हैं ताकि उनको कहीं पर असिस्ट की ज़रूरत हो तो वो कांटेक्ट कर लें, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा आप सब्र किया करें और मैनर्स का ख्याल किया करें। बार बार कॉल करना ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। अब यूज़र्स को जो भी क्वालिटी चाहिए होती है, हम बात कर रहे थे क्वालिटी की, तो अब जो यूज़र को जिस किस्म की क्वालिटी चाहिए होती है वो कनेक्शन के सेटअप के वक्त ही बता देता है। और याद रखें, करेक्ट कनेक्शन का जो हमारा ड्यूरेशन होता है उसमें कभी भी हम इस दुरानिये को या फिर इस सेटअप को चेंज नहीं कर सकते, आल्टर्ड नहीं कर सकते। रास्ते में जितने भी स्विचेस आते हैं इन सब के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिक्वायर्ड क्वालिटी की गारंटी देने के लिए अपने रिसोर्सेज को रिज़र्व कर लें। अगर कोई स्विच इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कर सकता तो उसे क्या करना चाहिए, तो वो सीधा कनेक्शन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है और एक मुनासिब एरर मैसेज यूज़र को वापस भेज देता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, जैसे हमने ऊपर पार्सल की डिलीवरी वाली भी बात की, और अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें, जैसे आप लोग घर पे वाईफाई सेटअप करवाते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है ना कि आपने कितने वाला पैकेज करना है। तो आपने अगर मंथ के अंदर फॉर एग्जांपल आपने 2000 वाला पैकेज को सब्सक्राइब करवा लिया है, तो अब हो सकता है कि 10 दिन बाद आप कहें नहीं मुझे 3000 वाला कर दें। नो, उस महीने तो आपको उसी के साथ करना पड़ेगा। और इन केस के आपने सब्सक्राइब करवाया है पैकेज और उसी दिन आपने कह दिया कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, या फिर आपने किसी और सब्सक्राइबर को अपने घर पर अपनी जो वाईफाई है उसको इंस्टॉल कर लिया है, तो क्या होगा, आप उसे क्या कहेंगे कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिजेक्ट कर दें। लेकिन जब वो इस्टेब्लिश हो जाता है फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। तो हमारे पास जो एटीएम के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होती हैं उसकी तीन मेन किस्म की एग्जाम्स होती हैं, ये टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है कांस्टेंट बिट रेट। अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कितनी हमारे पास टाइप्स होती हैं। हमारे क्वालिटी ऑफ सर्विस स्पेसिफिकेशन की 3 होती हैं। पहली है हमारे पास कांस्टेंट बिट रेट, कि हमारा ये ऑडियो और वीडियो के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि इनके लिए डेटा की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार चाहिए होती है। और ये जो हमारी स्पीड होती है वो पहले से प्री डिफाइंड होती है। जैसे आप लाइव क्रिकेट मैच की स्ट्रीमिंग देख रहे हों तो इसमें तस्वीर और आवाज़ को बिल्कुल सिंक्रोनाइज स्पीड के साथ आना चाहिए, वरना आपका जो मैच है वो रुक रुक कर आएगा। कभी कभार हो भी जाता है ना कि बॉल हो चुकी होती है और या फिर आउट हो चुका होता है और आपको बड़ी देर बाद पता चल रहा होता है, तो ये थोड़े टाइम के लिए हो जाता है कनेक्शन के अंदर जो थोड़ी सी इंटरप्शन होती है ना, लेकिन मैक्सिमम इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और याद रखिए कांस्टेंट बिट रेट कहाँ पर चाहिए होता है, जहाँ पर आप ऑडियो और वीडियो को यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल बिट रेट। तो ये इन ऑडियोज़ और वीडियो के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें हम कंप्रेस करते हैं। तो कोई भी ऑडियो या वीडियो जो कंप्रेस्ड फॉर्म में हो वहाँ पर हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं या कौन सी टाइप यूज़ करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस की वेरिएबल बिट रेट। इसमें डेटा की रफ्तार इस बात पर डिपेंड करती है कि फ़ाइल को कितना ज़्यादा कंप्रेस किया गया है, यानी स्पीड की क्या कंडीशंस हैं, या फिर इसके अंदर हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो यानी कि जितने भी हम वेरिएशंस कर रहे होते हैं। हमारा लास्ट है अवेलेबल बिट रेट, यानी कि जितनी अवेलेबल है उसी के अंदर गुजारा करना। तो ये आम जो हमारे पास यूज़ होता है ये हमारी टिपिकल डेटा एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ हो रहा होता है, जहाँ पर कंफर्म नहीं होता कि कितना डेटा चाहिए और डेटा एकदम से हमारे पास कहते हैं ना ब्रस्ट झटकों की सूरत में आ सकता है। इसमें इस वक्त भी हमारी बैंडविड्थ फ्री या वेरिएबल होती है और इसे इस्तेमाल करने की हमें बहुत इजीली ये इजाज़त देता है। जैसे आप जब आप किसी असाइनमेंट की फ़ाइल या फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो इसके लिए कोई फिक्स स्पीड नहीं चाहिए होती, बस आप नेटवर्क पर जितनी स्पीड इस वक्त फ्री मिल रही होती है आपको, आप उसी को यूज़ करते हुए इसी स्पीड के साथ अपनी फ़ाइल को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होप सो स्टूडेंट आपके तमाम जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। इस लेक्चर के अंदर से आपको शॉर्ट या लॉन्ग आने के इतने चांसेस नहीं हैं, बट ये लेक्चर आपका एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। फ़ी अमान।